कैसे हैं आप लोग? विकास विकास नहीं है, विकास का मैसेज आया था। पूजा, अलका, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। पूनम, रंजीत, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मनीष कुमार। तो कल तक हम लोग क्या पढ़े थे? स्तरीकरण में हम लोग पढ़े थे, वेबर को पढ़े, मार्क्स को पढ़े, पार्सन्स को पढ़े, जिन्होंने क्या बताया कि पैसे ही समाज में डिसाइड करते हैं मार्केट सिचुएशन को। ठीक है, कि पैसे हैं, जो पैसे को कंट्रोल करते हैं वो ऊपर होते हैं, जो जिनके पास पैसे कम होते हैं, जैसे पेटी बर्जुआ नीचे है, जो व्हाइट कलर वाले है जो प्रॉपर्टीड है उससे नीचे है, पेटी से ऊपर है। तो पैसा ही अब तक सब कुछ डिसाइड कर रहा था, अब तक जितना भी पढ़ा। आज जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें थोड़ा आपको मजा आएगा। जो ये पहला ही कॉन्सेप्ट है, लिखिए डब्ल्यू लॉयड वार्नर। ये किसी किसी बुक में थोड़ा स्पेलिंग इसका अलग होता है, किसी मैंने देखा डब्ल्यू लॉयड वार्नर। डब्ल्यू लॉयड वार्नर, इन्होंने अध्ययन किया था। देखिए एस लिखा है मतलब स्टडीड, सी लिखा तो गुड कॉन्सेप्ट, जो इवनिंग नए सर। बच्चे हैं। बी लिखा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बी लिखा तो बुक, एस लिखा तो इन्होंने यांकी सिटी का अध्ययन किया था। ये पूछता है एग्जाम में कि इन्होंने किस शहर का अध्ययन किया था। ठीक है, इन्होंने किस शहर का अध्ययन किया था, और इन्होंने एक बुक लिखा था। बी लिखा तो बुक क्या है? द सोशल लाइफ इन अ मॉडर्न कम्युनिटी। द सोशल लाइफ इन अ मॉडर्न कम्युनिटी। इन अ मॉडर्न कम्युनिटी। इन अ मॉडर्न कम्युनिटी। ये एक सूडो नाम है, इस नाम का कोई शहर नहीं है। छद्म सुने? छद्म नाम, इस नाम का कोई शहर नहीं है। उन्होंने एक्चुअली स्टडी किया था न्यूयॉर्क शहर का। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क सिटी का अध्ययन किया था। ये अमेरिका में एक शहर है, अमेरिका। ये अमेरिकन थे। ठीक है, तो एग्जाम में पूछेगा इन्होंने किस शहर का अध्ययन किया था, तो यांकी सिटी लिखेगा, क्योंकि इन्होंने जो अपना अध्ययन किया उसमें यांकी सिटी नाम दिया, एक छद्म नाम दिया था इन्होंने। और इनका बुक का नाम है द सोशल लाइफ इन अ मॉडर्न कम्युनिटी। थोड़ा सा लिखिए, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। इनका अप्रोच था रेप्यूटेशनल अप्रोच, ये तो मैंने बताया नहीं। रेप्यूटेशनल अप्रोच, इसको हिंदी में बोलते हैं ख्याति सूचक उपागम। रेप्यूटेशनल अप्रोच था इनका अध्ययन करने का, जिसको हिंदी में बोलते हैं ख्याति सूचक उपागम। लिखिए थोड़ा, ख्याति सूचक उपागम। ख्याति सूचक उपागम के अंतर्गत न सिर्फ व्यक्ति की आय, न सिर्फ व्यक्ति की आय देखी जाती है, बल्कि न सिर्फ व्यक्ति की आय देखी जाती है, बल्कि उसकी जीवन शैली, उसकी जीवन शैली, उसकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि, उसकी शैक्षिक या शैक्षणिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक पृष्ठभूमि, आय के तरीके, आय के तरीके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आय के तरीके आदि को
आदि को भी शामिल किया जाता है। देखिए ये आदि को भी शामिल किया जाता है। अब तक पढ़े थे केवल पैसे से डिसाइड होता है, लेकिन मान लीजिए अभी एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी आपकी बहन, आपके घर में किसी बहन या बेटी किसी की भी शादी लग रही हो, मान लीजिए एक लड़का है जो ठेले लगाता है पटना में। जैसे आप लोग सुनेंगे पटना वुमेन्स कॉलेज के सामने या सेक्रेटेरिएट के सामने कोई ठेले लगाया और समोसे बेच के डेली का 10,000 रुपए कमाता है। ठीक है, तो महीने का कितना हो गया? डेली का 5 महीने का 3 लाख रुपए हो गया। मान लीजिए आप 50 डेली का 5,000 ही कमाता है, अगर महीने का 1.5 लाख रुपए कमाता है। कोई एक लड़का है, ठेले लगाता है, चाय और समोसे बेचता है। एक लड़का है जो बैंक में पीओ है, ठीक है, उसकी सैलरी मान लीजिए 70,000। उसकी सैलरी मान लीजिए अरे किसका आवाज आ रहा है इतना? कुमारी स्नेहा। दीदी अरे ये म्यूट क्यों नहीं हो पा रहा है? चलिए, अरे अपना आवाज थोड़ा कम कीजिए स्नेहा। और ये नूतन, इसको म्यूट भी नहीं हो रहा है यहाँ से, क्या कारण है? मेरे नहीं आ रही है सर। अच्छा चलिए, अब आवाज बंद हो गया। तो मैं कह रहा था कि सिर्फ पैसा ही डिसाइड नहीं करता है, तो किससे शादी होगी? अगर एक लड़का है जो महीने का ठेले लगाता है और समोसे और चाय बेचता है और 5,000 रुपए पर डे कमाता है, तो महीने का 1.5 लाख रुपए महीने कमा रहा है। और एक दूसरा लड़का है जो बैंक में पीओ और महीने का 60,000 रुपए उसकी सैलरी है, तो किसको पसंद करेंगे शादी के लिए? ऑफ कोर्स जो बैंक में पीओ है। सबका आंसर यही होगा। यही है रेपुटेशन। समाज में इज्जत भी कोई चीज होता है, प्रतिष्ठा भी कोई चीज होता है। यही है आय के तरीके क्या है, कैसे पैसा कमा रहा है कोई। ठीक है, कोई ठेले पे समोसे चाय बेच के अधिक पैसा कमा रहा है, उसका समाज में वो इज्जत नहीं होता है। जो सरकारी स्कूल में टीचर ही है या बैंक में पीओ है और 50-60 हजार रुपए ही कमा रहा है, उसका समाज में ज्यादा इज्जत होता है। ठीक है, ऐसा डब्ल्यू लॉयड वार्नर ने अपने अध्ययन में पाया कि लोग संबंध बनाने से पहले समाज में ऊपर या नीचे कोई व्यक्ति है, वो इस पर भी डिपेंड करता है कि उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसा है। कोई लड़का टीचर ही है, 25,000 रुपए सैलरी है, लेकिन अगर उसके पिताजी भी हेडमास्टर रहे हो, उसके दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे हो, तो उस परिवार को अच्छे नजर से देखा जाता है। लेकिन वही कोई मजदूर आदमी है, उसका बेटा ठेले लगाता है, सब्जी बेचता है, बहुत अच्छे पैसे कमाता है, तो उसको समाज में वो इज्जत प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, इन्होंने, इनका अध्ययन का तरीका था ख्याति सूचक उपागम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेप्यूटेशनल अप्रोच। ठीक है, आगे लिखिए। इन्होंने इन्होंने यंकी सिटी में इन्होंने यंकी सिटी में 6 वर्गों की पहचान की। इनका बुक भी पूछेगा, किस शहर का अध्ययन किया ये भी पूछेगा, और जो 6 वर्ग है वो भी पूछेगा। इसमें डाल देगा कि इसमें से कौन सा वर्ग नहीं था। 6 वर्ग है, उसको याद करना बहुत आसान है। देखिए, ऐसा लिखिए UUMMLL, यहाँ लिखिए ULULUL। ठीक है, बड़ा आसान है। यू ऐसे याद करने के लिए मैं बता रहा हूं। अब लिखूंगा इनका क्या है। अपर अपर, आपने सब सुना है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, मिडिल अपर क्लास। यस सर सुने। हाँ, तो लिखिए इसको। ऐसे मैं इसलिए लिखा ताकि आपको एग्जाम में अगर कंफ्यूजन हो तो साइड में कर लीजिएगा, रफ पेज देते ही है। यू
UUMMLL और फिर UL। बुक में देखेंगे तो ये एक लाइन में ही लिखा होता है। देखिए अभी एग्जाम में भूलिएगा नहीं, इसी में से देख लीजिएगा कौन सा है और उसको छांट दीजिएगा। यहाँ लिखिए अपर अपर, अपर लोअर, अपर लोअर, मिडिल मिडिल, मिडिल अपर, मिडिल लोअर, मिडिल, मिडिल, मिडिल लोअर, लोअर अपर, सॉरी लोअर अपर, लोअर अपर, हाँ लोअर अपर, लोअर, 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 अपर अपर, अपर लोअर, मिडिल अपर, मिडिल लोअर, लोअर अपर, लोअर लोअर। लिखिए इसको। 6 तरह के वर्ग, 1 2 3 4 5 6। 6 तरह के वर्गों की पहचान की। लिख लिए ये प्रज्ञा? यस सर। बाकी लोग हैंड रेज कर दीजिए केवल। ठीक है सर। यस सर। हैंड रेज कर दीजिए, आवाज गूंजने लगता है सबका। आप लोग का मैसेज व्हाट्सएप पे आता है, क्या बोलूं आप लोग से। मैंने कहा व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछने के लिए। कल मैं मैसेज देख रहा हूँ, एक बच्चे का मैसेज आया कि सर 4 बजे सुबह उठा दीजिएगा। अरे अलार्म लगा लीजिए ना। एक दो बच्चे का क्या आया, मैं ध्यान से ही उतर गया कि सर आपने बड़ा अच्छा, आपके विचार बड़े अच्छे हैं। अरे मैं अपने विचार कहाँ पढ़ाता हूँ, मैं सारे थिंक, अभी मैं डब्ल्यू लॉयड वार्नर को पढ़ाया, कल मार्क्स को पढ़ाया, उससे पहले मैंने वेबर को पढ़ाया। मेरे विचार कोई नहीं है, ये जो भी है सारे समाजशास्त्रियों के विचार है। मैंने अपने विचार कब पढ़ाया आप लोगों को। और 4 बजे उठना है तो अलार्म लगा लीजिए। 4 बजे तो मैं खुद सोया हुआ रहता हूँ। ठीक है, चलिए लिखिए राल्फ डेरेनड्रॉफ। इनका एक बुक है राल्फ डेरेनड्रॉफ, राल्फ डेरेनड्रॉफ। लिखिए, ये पूछता है, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका बुक है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट। इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये कॉन्फ्लिक्टिस्ट है, संघर्षवादी, समाज को अमीर गरीब आलोचना की दृष्टि से देखने वाले, कॉन्फ्लिक्टिस्ट, फ्रैंकफर्ट स्कूल वाले, ये सब मैं बताया हूं। जो मेरे पहले के वीडियो देखेंगे वो समझ रहे होंगे। लिख लीजिए, ये एक संघर्षवादी है। साइड में लिख लीजिए कॉन्फ्लिक्टिस्ट इंग्लिश में। लिखिए आगे। कार्ल मार्क्स ने अपने, कार्ल मार्क्स ने अपने वर्ग तथा वर्ग संघर्ष के, कार्ल मार्क्स ने अपने वर्ग तथा वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में कहा, सिद्धांत में कहा था कि जब
था, एक सेकंड फिर से बोल रहा हूं। कार्ल मार्क्स ने अपने वर्ग तथा वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में कहा था कि जब क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार होगी, क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार होगी, क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार होगी, तब उस समय कामगार वर्ग एक हो जाएंगे, कामगार वर्ग एक हो जाएंगे। कामगार वर्ग वर्किंग क्लास, वही नीचे कामगार वर्ग के पास लिख लीजिए, इंग्लिश हमेशा लिखा कीजिए, कामगार वर्ग वर्किंग क्लास, जो काम कर रहे हैं। तो मार्क्स के हिसाब से क्या है, दो ही वर्ग है, एक जिनके पास प्रॉपर्टी है, पैसे वाले हैं, और दूसरा काम करने वाले। और इन मार्क्स का पढ़ाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा ही सब कुछ। उनका क्या करना है, एक दिन ये पूरे दुनिया में जितने भी कामगार वर्ग है इकट्ठा हो जाएंगे और फिर वो लोग जो पूंजीपति वर्ग है उसका खात्मा कर देंगे। आपने सुना होगा, ये सब लाइन सुना है, लाल लाल लहराएगा तो होश ठिकाने आएगा, ये सब सुना है आप लोगों ने? मार्क्सवादी ये जो ये सब नहीं सुना है आप लोगों ने? ये पार्टियां हैं, ये कम्युनिस्ट पार्टी का नाम सुना है, मार्क्सवादी, लेनिनवादी? यस सर, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अरे वो तो किताब है मार्क्स की, वो बात नहीं। आम अखबारों में, घर में कभी ये सब पढ़ा है? कम्युनिस्ट पार्टी Yes, मतलब जैसे कांग्रेस, बीजेपी है, ऐसे कम्युनिस्ट पार्टी, ऐसा सुने कचिया हथौड़ा, वो सब सुने जी, हैं? जी, मार्क्स लाल सलाम होता है सब कम्युनिस्ट, लोग। हाँ बहुत अच्छा। देखिए उन्होंने सुना है लाल सलाम, वो क्या है, उनका झंडा लाल होता है। तो ये वही है कि जी एक दिन ये खून का निशानी है, कामगार वर्ग एक हो जाएगा और पूंजीपतियों का नाश कर देगा। वो लोग अक्सर नारा भी लगाते हैं, आप लोगों ने पता है, सुना है कि नहीं, कि लाल लाल लहराएगा तो होश ठिकाने आएगा। ये लाल लाल क्या है? सबको, जितने भी पूंजीपति हैं सबको, ठीक है, ये वही है। तो मार्क्स यही कहता है ना कि सब एक हो जाएगा, एक दिन एक ऐसा समय आएगा कि सब एक हो जाएगा और पूंजीपतियों को नाश कर देगा। और तब समाज में वो आगे फिर कम्युनिज्म ये सब का है, तो बताऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा इसको। और आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं सोचता हूँ कभी कभी लेनिन वगैरह के बारे में भी बताऊंगा, तो ही ये सब चीज समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना जानिए, आगे लिखिए। लेकिन मार्क्स के भविष्यवाणी के विपरीत, मार्क्स के भविष्यवाणी के विपरीत इन्होंने पाया, मतलब रैल्फ डेरेनड्रॉफ ने पाया, मार्क्स के भविष्यवाणी के विपरीत इन्होंने पाया कि कामगार वर्ग, वर्किंग क्लास, की कामगार वर्ग का विध्रुवीकरण, डीपोलराइजेशन, 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 विध्रुवीकरण, समझाता हूं, एंड विध्रुवीकरण तथा विजातीयकरण, हेटेरोजेनाइजेशन, विजातीयकरण, हेटेरोजेनाइजेशन, हेटेरो हेटेरो हेटेरोजेनाइजेशन, हेटेरोजेनाइजेशन, वर्किंग क्लास का विध्रुवीकरण एवं विजातीयकरण हो रहा है। इन्होंने श्रमिकों के 3 वर्ग की पहचान की, इन्होंने श्रमिकों के 3 वर्गों की पहचान की। देखिए थोड़ा सा सुनिए एक मेरी बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कंफ्यूजन आप लोग को बाद में ना हो। मार्क्स जो कह रहा है 2 ही वर्ग है, तो जो कामगार वर्ग है, कामगार वर्ग में तो कोई 5,000 रुपया कमाने वाला भी है ना, जो महीने का 5,000 रुपया कमाता है, 8,000 रुपये कमाता है। और ऐसा आदमी भी है ना, कल मैंने सुंदर पिचाई का एग्जांपल दिया था, जो जो करोड़ों रुपए कमाता है। ऐसे ही भारत में भी लाख रुपए, 2 लाख रुपए भी सैलरी होता है। तो इनका कहना है, मार्क्स का कहना है कि ये जो 5,000 रुपए कमाने वाला आदमी है और ये जो 2 लाख रुपए महीना कमाने वाला आदमी है, वो दोनों एक हो जाएगा। मार्क्स का ये कहना है।
जो भी कामगार है, 5,000 रुपए कमाने वाला हो चाहे 4 लाख रुपया महीना कमाने वाला हो, वो दोनों वर्किंग क्लास है तो वो दोनों एक हो जाएंगे और पूंजीपतियों का नाश करेंगे। लेकिन डेरेनड्रॉफ कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि ये 5,000 कमाने वाला और 2,000 कमाने वाला भले दोनों वर्किंग क्लास है, दोनों एक कैसे हो जाएगा। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करते हैं। आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर एसोसिएशन होता है, चपरासियों का अलग एसोसिएशन होता है, सब बटे हुए हैं आपस में। अरे यार, ये सब एक कैसे हो जाएगा, सब बटे हुए हैं आपस में। तो ये लोग कभी भी एक नहीं होंगे। उन्होंने 3 वर्ग की पहचान की, लिखिए। पहला है कुशल वर्ग। कुशल शब्द सुना होगा आजकल इंग्लिश में, स्किल्ड। स्किल्ड पहला। दूसरा है, हिंदी में बोलते हैं अर्ध कुशल। अर्ध कुशल, सेमी स्किल्ड। सेमी स्किल्ड। और तीसरा है अकुशल। अकुशल, अनस्किल्ड। अनस्किल्ड। 3 तरह के वर्ग, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। कुशल, अर्धकुशल और अकुशल। 3 वर्ग की पहचान की इन्होंने। ये तो बटे हुए हैं, 2 वर्ग है कहां। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखिए गोल्ड थ्रोब एंड लॉकवुड। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। देखिए ये सब जो मैं बताता हूं ना, ये पार्टियों के बारे में, ये सब नेट में पूछेगा नहीं, जो मैंने अभी लाल लाल वगैरह बताया। लेकिन आप लोगों को इस सब चीज का समझ होना चाहिए। कल को पढ़ाना भी है, कल को इंटरव्यू भी तो फेस करना है। वहां पूछ देगा मार्क्स के बारे में, क्या समझते हैं आप सिद्धांत में, आपकी क्या राय है, तो क्या जवाब दीजिएगा आप, उसके बुक का नाम बताइएगा। ऐसा तो नहीं, जानना जरूरी है ये सब चीज। कल को आप लोगों को भी तो पढ़ाना है, तो क्या पढ़ाइएगा, इसलिए जानना जरूरी है। थोड़ा बहुत पढ़िए बुक वगैरह। एक सेकंड, ये कुछ छोड़ दिया। ये विध्रुवीकरण मैंने सोचा बताऊंगा। डीपोलराइजेशन, इलेक्शन में आपने सुना होगा ना कि लोग पोलराइज हो जाते हैं। जैसे एक जाति का आदमी पोलराइज हो जाता है और इस पार्टी को वोट दे देता है, इस जाति का आदमी पोलराइज। तो वही रैल्फ डेरेनड्रॉफ कह रहे हैं कि विध्रुवीकरण हो जाएगा, सब एक होगा ही नहीं, सब आपस में ही बट जाएंगे। जो कुशल है, जो सबसे नीचे अकुशल मैंने लिखा था, वो अलग हो जाएंगे, ये लोग अलग हो जाएंगे, ठीक है। और वी जाति का हेट्रोजेनाइज, सब में कितना विभिन्नता है, सब कितने अलग है एक दूसरे से। हो रहा है इसे श्रमिकों का 3 वर्ग में इन्होंने पहचान किया, तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्रांति नहीं आएगा, इनका ऐसा भी कहना है। ठीक है, अब आगे लिखिए गोल्डथ्रोब एंड लॉकवुड। गोल्डथ्रोब, गोल्डथ्रोब, थ्रोब, गोल्डथ्रोब एंड लॉकवुड। इनका कॉन्सेप्ट है एफ्लुएंट वर्कर्स। प्रभावशाली श्रमिक, प्रभावशाली श्रमिक, प्रभावशाली कॉन्सेप्ट दिया है एफ्लुएंट वर्कर का, ठीक है।
बुक का नाम है द एफ्लुएंट वर्कर्स इन क्लास स्ट्रक्चर। Affluent workers in class structure, workers, class structure। लिखिए, ये कॉन्सेप्ट लिखिए, ये पूछता है, बार बार पूछने वाला है। सब तो स्पेलिंग क्या एकदम है बुक का? किस चीज का बोलिए? गोल्ड थ्रो, नीचे बुक का द एफ्लुएंट वर्कर्स इन क्लास स्ट्रक्चर। एफ्लुएंट यहाँ देखिए ए डबल एफ एल यू ई एन टी, एफ्लुएंट, ओके सर। LUENT, एफ्लुएंट वर्कर्स इन द कॉन्सेप्ट और बुक इजी है, एफ्लुएंट वर्कर्स इन क्लास स्ट्रक्चर। इनका देखिए, इनका और भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इन्होंने पाया। इन्होंने अध्ययन किया था इंग्लैंड में। वहां इन्होंने पाया कि जो सबसे निचले तबके के आदमी होते हैं, जैसे कोई चपरासी है, ठीक है, वो उसको अगर एक प्रमोशन मिल जाए और उसको गेटकीपर बना दिया जाए, चाहे उसे हेड पियोन बना दिया जाए, और उस मान लीजिए चपरासी की सैलरी 5,000 रुपए उदाहरण के लिए, और इसकी सैलरी अगर 5,500 हो जाए, 500 रुपए बढ़ा दिया जाए, और इस आदमी को हेड पियोन बना दिया जाए, ठीक है, या फिर गेटकीपर बना दिया जाए, फ्लोर का इंचार्ज छोटा सा बना दिया जाए, तब ये आदमी में वो तेवर आ जाता है कि वो पियून से ठीक से बात नहीं करता है। अगर थोड़ा सा 500 रुपए की सैलरी अगर इसके घर में, अगर वो सब पियून साइकिल से आते हैं और अगर ये मोटरसाइकिल से आने लगे, इसके घर में छोटी सी कोई टीवी आ जाए, तब इसमें वो तेवर आ जाता है कि वो ठीक से पियून से बात नहीं करता है। तो कहां से सब एक हो जाएगा? इनका यही कहना है, यही है एफ्लुएंट वर्कर, जो सबसे निचले तबके में थोड़े से ऊपर उठ गए, एफ्लुएंट वर्कर, वो उसमें एक अलग ही तेवर आ जाता है। लिखिए, इन्होंने श्रमिकों का अध्ययन किया, इन्होंने श्रमिकों का अध्ययन किया और अपनी पुस्तक में श्रमिकों के, इसी पुस्तक में, और अपनी पुस्तक में श्रमिकों के बुर्जुआकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्बुर्जुआमेंट, एम्बुर्जुआमेंट, एम्बुर्जुआमेंट। कल मैंने वो कार्ल मार्क्स ने बताया था ना, बुर्जुआ जो पैसे वाले हैं वही कर रहा है, इनका एम्बुर्जुआमेंट मतलब बुर्जुआकरण हो जाता है इनका, ठीक है। मैं श्रमिकों के बुर्जुआकरण की चर्चा की, श्रमिकों के बुर्जुआकरण की चर्चा की। इन्होंने पाया कि वैसे साधारण श्रमिक इन्होंने पाया कि वैसे साधारण श्रमिक जो श्रमिकों, यार मेरा तो मोबाइल ही चार्ज नहीं, अरे ये क्या हो गया। चलिए कोई बात नहीं, हो सके क्लास लेते लेते बंद हो जाएगा आज, ठीक है। चलिए जब तक चल रहा है मैं चलाता हूँ। इन्होंने पाया कि वैसे साधारण श्रमिक जो श्रमिकों से थोड़े बेहतर हो गए हैं, अर्थात जिनके घर पर टीवी फ्रिज मोटरसाइकिल, ये तो अब तो मतलब हर किसी के घर में मोटरसाइकिल टीवी है, लेकिन इन्होंने जब अध्ययन किया था तो आज से कुछ साल पहले अगर आप जाएंगे तो टीवी किसी के घर में होना बड़ी बात थी, अब तो सबके घर में है।
मोटरसाइकिल होना बड़ी बात थी। तो ये उस समय अध्ययन किया था, इसलिए ऐसा लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा। अर्थात जिनके घर पर टीवी, फ्रिज, मोटरसाइकिल जैसी चीजें आ गई हैं, टीवी, फ्रिज, मोटरसाइकिल जैसी चीजें आ गई हैं, वैसे श्रमिक सामान्य श्रमिकों से वैसे श्रमिक सामान्य श्रमिकों से ठीक से बात तक नहीं करते, ठीक से बात तक नहीं करते, अपने आय को अलग समझते हैं, अपने आय को अलग समझते हैं, सॉरी, अपने आप को अलग समझते हैं, अपने आप को अलग समझते हैं, अलग मतलब हम इनसे श्रेष्ठ हैं, अपने आप को अलग समझते हैं। और ये इंग्लैंड में देखिए, पता नहीं आप लोग जानते हैं, इंग्लैंड में जैसे अपने यहाँ बीजेपी है, कांग्रेस है ना, वैसे ही इंग्लैंड में लेबर पार्टी है, पता नहीं आपने सुना हो शायद, कंजर्वेटिव पार्टी है, ठीक है, पार्टियों का नाम है। जैसे अपने यहाँ एक चीज होता है ना कि हाँ इस जाति का लोग इस पार्टी को वोट देता होगा, मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी जाति या पार्टी का, लग जाता है कि हाँ इस जात का आदमी है तो इसी पार्टी को वोट देता होगा। सब लोग ये बात जानते हैं, कोई छुपा बात नहीं है। लेकिन देखिए वहां पर इंग्लैंड में एक लेबर पार्टी है, पार्टी का नाम ही है लेबर पार्टी। तो ऐसा आप लोगों को, चाहे हमको क्या लगेगा कि जो लेबर लोग होते होंगे ना वो इसको वोट देते होंगे, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है। वो क्योंकि एफ्लुएंट आ गया तो उनको लगता है कि हम इस पार्टी के हैं ही नहीं, हम तो कंजर्वेटिव पार्टी को वोट देंगे। समझ रहे हैं इस चीज को? देखिए, और ये कंजर्वेटिव पार्टी को वोट देते हैं, और ये कंजर्वेटिव पार्टी को, कंजर्वेटिव का स्पेलिंग लिख देता हूं, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है इंग्लैंड में, और ये कंजर्वेटिव पार्टी को वोट देते हैं। इनके अनुसार औद्योगिक समाज में, इनके अनुसार औद्योगिक समाज में वर्ग ध्रुवीकरण, औद्योगिक समाज में वर्ग ध्रुवीकरण की संभावना दिखाई नहीं देती, की संभावना दिखाई नहीं देती। वोट तक नहीं दे रहे हैं तो कल को संघर्ष होगा तो सामने आएंगे लड़ने के लिए? नहीं आएंगे। वर्ग ध्रुवीकरण की संभावना दिखाई नहीं देती। अब लिखिए, भारत में वर्ग व्यवस्था, एक नया टॉपिक है। भारत में वर्ग व्यवस्था, लिखिए, बहुसंख्यक इतिहासकार, बहुसंख्यक इतिहासकार एवं समाजशास्त्री मानते हैं कि ब्रिटिश पूर्व समाज में वर्ग व्यवस्था नहीं थी। ब्रिटिश पूर्व समाज में वर्ग व्यवस्था नहीं थी, बल्कि भारतीय समाज जाति व्यवस्था के आधार पर चलता था, जाति व्यवस्था के
आधार पर चलता था। भारत में, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, भारत में वर्ग व्यवस्था, भारत में वर्ग व्यवस्था का उदय, का उदय ब्रिटिश शासनकाल, भारत में वर्ग व्यवस्था का उदय ब्रिटिश शासनकाल के प्रारंभ के दौरान, के दौरान प्रारंभ हुआ, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान प्रारंभ हुआ, जिसके निम्नलिखित कारण है, जिसके निम्नलिखित कारण है। ठीक है, पहला लिखिए, ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियां, ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियां। दूसरा लिखिए, औद्योगिकरण, औद्योगिकरण। तीसरा लिखिए, नगरीकरण, नगरीकरण। चौथा लिखिए, आधुनिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा। विकास की योजनाएं, विकास की योजनाएं। छठा लिखिए, संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उपरोक्त सभी कारणों के साथ साथ, उपरोक्त सभी कारणों के साथ साथ आरक्षण, आरक्षण, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, और एलपीजी। एलपीजी सुना है आप लोगों ने? लिबरलाइजेशन, और एलपीजी का भी अहम भूमिका था। उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण जिसको बोलते हैं, और ग्लोबलाइजेशन, ये सब शब्द सुना है। इन सभी चीजों का भी तो असर हुआ, इतना प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ, उसमें अलग अलग तरह का नौकरी मिलने लगा, बाहर से निवेश आने लगा, तो वर्ग व्यवस्था, लोगों का गांव से शहर में जाना, तो ये सब भी कारण है उसका। ठीक है, जो समाज में बदलाव आया, लिख लीजिए। और एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरल, लिबरलाइजेशन, 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 लिख लीजिए। सुना था इसके बारे में? कोई एक बच्चा बताओ। यस सर, सुने थे। बहुत, चलो, सबका भी असर है। इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, इसमें क्या समझाऊंगा, बहुत। ठीक है, भारत में वर्ग व्यवस्था, पहले वर्ग था ही नहीं। पहले क्या, जाति से समाज चलता था। अंग्रेज आया तब तो फिर अंग्रेज के आने से चीजें बहुत बदली। ठीक है, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, लिखवा ही दिया पूरा डिटेल में। ठीक है, भारत में कृषक वर्ग संरचना। देखिए, भारत में कृषक वर्ग संरचना, भारत में कृषक वर्ग संरचना।
कृषक कृषक वर्ग संरचना संरचना संरचना। भारत में कृषक वर्ग संरचना लिखिए। ब्रिटिश आगमन से पूर्व ब्रिटिश आगमन से पूर्व भारतीय कृषक समाज में वर्ग व्यवस्था का विकास नहीं हुआ था। वर्ग व्यवस्था का विकास नहीं हुआ था। कार्ल मार्क्स ने भारतीय समाज को क्या कहा है, कोई बता सकता है? एशियाटिक सोसाइटी, सुना है ये? एशियाई समाज, एशियाटिक सोसाइटी, ये पूछता है। एशियाटिक सोसाइटी। कार्ल मार्क्स ने भारतीय समाज को एशियाई समाज, एशियाटिक सोसाइटी कहा। और विटफोगल, बहुत इंपॉर्टेंट है, विटफोगल प्राच्य तानाशाही, ओरिएंटल डेस्पोटिज्म, प्राच्य तानाशाही, लिखिए ये चीज। ये कार्ल मार्क्स ने कहा है भारतीय समाज को, और ये तो विटफोगल का है। विटफोगल ने क्या कहा? प्राच्य तानाशाही, ओरिएंटल डेस्पोटिज्म, बार बार पूछे जाने वाला चीज है। ये सब चीज गलती करके मत आइएगा, लेकिन सर वो तो भूल गए थे, ये सब चीज कभी नहीं भूलना है। एशियाटिक सोसाइटी, ये बताऊंगा क्या है एशियाटिक सोसाइटी, ओरिएंटल डेस्पोटिज्म। नीचे लिखिए, ये दोनों लिखने के बाद, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में भूमि बंदोबस्ती की 3 प्रणालियां लागू हुई। भूमि बंदोबस्ती की 3 प्रणालियां लागू हुई। पहला है रैयतवाड़ी, लिखिए। पहला रैयतवाड़ी जमींदारी, दूसरा जमींदारी, तीसरा महालवाड़ी। रैयतवाड़ी, जमींदारी, महालवाड़ी। पंजाब साइड में महालवाड़ी, दक्षिण की तरफ रैयतवाड़ी, अपने तरफ बंगाली ये क्षेत्र था जमींदारी। ये भी एक्सप्लेन करूंगा जब कृषक समाज पढ़ाऊंगा ना, तो ये सब डिटेल में आएगा, अभी ये सब चीज नहीं बताऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल लिख लीजिए रैयतवाड़ी, जमींदारी और महालवाड़ी। देखिए, इस व्यवस्था, मतलब ये जो व्यवस्था लागू हुआ, इस व्यवस्था के लागू होने के कारण योगेंद्र सिंह मानते हैं, वहां पे ऐसे कर लीजिए, योगेंद्र सिंह, ये पूछता है योगेंद्र सिंह क्या मानते हैं। योगेंद्र सिंह मानते हैं कि 2 कृषक वर्गों का विकास हुआ। मानते हैं कि 2 कृषक वर्गों का विकास हुआ। पहला जमींदार और दूसरा रैयत, जिसको हम लोग गांव में कहते हैं ना रैयत, बटाईदार। 2 ही लोग थे, जमींदार के पास जमीन और जो उसमें काम करे, बटाईदार या रैयत।
इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं ऐसे, रॉयट्स, रॉयट्स। अंग्रेज लोग, लिख लीजिए, ये भी जानना चाहिए। रॉयट्स, रैयत, रैयत हम लोग बोलते हैं, इसको रॉयट्स ऐसे पढ़ा जाता है। लिखिए, परंतु आगे चलकर, परंतु आगे चलकर जैसे जैसे, परंतु आगे चलकर जैसे जैसे सरकार का हस्तक्षेप गांव में बढ़ा, सरकार का हस्तक्षेप गांव में बढ़ा, गांव के लोग नगर, गांव के लोग नगर, आधुनिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, उद्योग, नवीन व्यवसाय, नवीन व्यवसाय आदि से जुड़े, आदि से जुड़े, आदि से जुड़े, और प्रारंभ में जो, प्रारंभ में जो कृषक समाज, आदि से जुड़े और प्रारंभ में जो कृषक समाज द्विवर्गीय, द्विवर्गीय था, धीरे धीरे त्रिवर्गीय, धीरे धीरे त्रिवर्गीय हो गई। कोई बताएगा ये कैसे हो गया द्विवर्गीय से त्रिवर्गीय? कोई एक हैंड रेज करके बताओ। सब कुछ लिखवा दिया, कोई प्रयास करो, एक बच्चा। सब कुछ लिखा हुआ है, कोई एक, हाँ बोलिए, प्रज्ञा बोलिए, फिर विकास बोलेगा। सर बोलिए। जब गांव में पड़ा सरकार की, तो सरकार टैक्स लेने लगे जमींदार से, और जमींदार अपने अंदर जो बटाईदार को रखते थे, मतलब क्या, जो सरकार के बाद आता था जमींदार, उससे नीचे बटेदार, और उसके नीचे मजदूर हाँ। सब जो काम करते थे। तो इस तरह से तीन वर्ग में हो गया, एक जमींदार, अरे एक मजदूर, बटाईदार एक तो खुद काम गवर्नमेंट। करता था ना। नहीं, गलत। बटाईदार खुद खेत लेकर खुद से काम करता है, जमीन पे आज भी करता है। वो कहाँ से श्रमिक रखता है? तो किसी उसका परिवार अपनी पत्नी सर को वो लगा जो दिया। होता है, नहीं जो नहीं जिसके नहीं नहीं, अंदर बहुत गलत है, सारा मैं जमीन समझाता हूँ, रहता है। नहीं नहीं, मैं समझाता हूँ, गलत है। और विकास बोलो, प्रयास करो, विकास बोलो, हैंड रेज किए हो तुम। हाँ बोलो। तो सर तीसरा व्यवस्था है कि जो मतलब नगर के और आए तो उसको उद्योग उद्योग रोजगार मिलने लगा, तो जिसके कारण वो उसका हाँ, उससे पूंजीपति क्या वर्ग हुआ? के हाँ, श्रेणी में, हाँ पूंजीपति वर्ग की नहीं श्रेणी नहीं, में आ उससे गया वो तीसरा लोग। वर्ग, नहीं 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 नहीं, वो ठीक है। चलो थोड़ा सा तो बोला, हम उम्मीद कर रहे थे। देखो क्या होता है, चलो कोई बात नहीं। चलो फिर देखो, एक जमींदार है, ये जमींदार की जमीन है, ठीक है, और ये अपना जमीन बटाईदार को देता है। तो दो वर्ग है ना, दो वर्ग है। धीरे धीरे अंग्रेज आया, फिर बाद में आजादी के बाद भी बदलाव हुआ, तो ये लोग पढ़ने लगे, बाहर जाने लगे, फैक्ट्री वगैरह में काम करने लगे। तो तुम खुद देखोगे, जब यही बटाईदार आगे, इनके बच्चे या ये लोग जब शहर गए, तो वहां पैसा कमाए, और पैसा कमाने के बाद जमींदारों की जमीन को खरीदने लगे। 1 कट्ठा, 2 कट्ठा, 5 कट्ठा। आज भी देखो, पंजाब जाता है, वो लोग कुछ नहीं है उसके पास, वही लोग जाते हैं। और वो जब उधर से पैसा कमा के आते हैं, तो जमीन जो जमींदार बेचता है, ये लोग उसको छोटे से टुकड़े को खरीदने लगते हैं। तो एक ये लोग थे, दो द्वि व्यवस्था था। तो धीरे धीरे जब ये अपना जमीन बेचेगा, तो एक ये वर्ग भी तो गांव में उभर कर आया, कृषक समाज में। इसी को किसान कहते हैं। यही लोग जो अपने जमीन पे खेती करता है, वही लोग किसान कहलाए, ये तो जमींदार कहलाए। और ये जो बटाईदार थे, ये किसान नहीं थे, ये कृषि श्रमिक थे। बटाई, इनका जमीन तो अपना है नहीं, ये जमींदार का जमीन था। तो ये बटाईदार क्या कहलाएंगे? कृषि श्रमिक। और ये जो धीरे धीरे जमीन टुकड़ा टुकड़ा खरीदने लगे, ये लोग अपने ही जब जमीन खरीद लिए, तो फिर खुद ही उस जमीन पे काम करने लगे, तो ये लोग किसान हुए। यही है 3 वर्ग। आया समझ में?
हैंड रेज करिए सब लोग, बोलिए मत, आवाज गूंजने लगता है, मैं एक दो वीडियो देखा हूं। हैंड रेज कीजिए जिनको जिनको समझ में आया ये बात। चलिए बहुत बढ़िया। लिखिए डैनियल थॉर्नर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। डैनियल थॉर्नर, डैनियल थॉर्नर, इन्होंने अध्ययन किया था, स्टडीड, एस दीजिए, स्टडीड अंग्रेजी में बोलते हैं, अध्ययन किया था कुंभापट्टी, तमिलनाडु। कुंभा लिख लीजिए, कुंभापट्टी, 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 तमिलनाडु में एक गांव है, वहां इन्होंने अध्ययन किया था। और इन्होंने भी 3 वर्गों की पहचान की। कुछ एक तो यह पूछेगा कि डैनियल थॉर्नर ने कहाँ का अध्ययन किया था, एक तो यही हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इन्होंने 3 वर्गों की पहचान की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला, मालिक, ये इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखा रहेगा, MA जब पूछता है ना, मैं बार बार देखा हूं, ऐसे इंग्लिश में भी लिखा रहेगा मालिक, मालिक। दूसरा, किसान, दूसरा किसान। और तीसरा, मजदूर। मजदूर कौन है? जो मजा से दूर है, ठीक है, जिसके जीवन में कोई मजा नहीं है, वो मजदूर है। दिन भर धूप में काम करने में क्या मजा है बताइए? मालिक, किसान, मजदूर। ठीक है, ये ऐसे ही लिखा रहेगा, KI किसान, KISAN, इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखा रहता है, मालिक, किसान और मजदूर। ये बार बार पूछता है, ठीक है। अब आगे पढ़िए डेविड हार्डीमैन को। डेविड हार्डीमैन, डेविड हार्डीमैन, ये अध्ययन किए थे गुजरात में। शहर का नाम नहीं है, गुजरात लिख लीजिए डायरेक्ट, यही पूछता है, गुजरात। लिख लीजिए एक लाइन, भूमि के आकार एवं मात्रा, भूमि के आकार एवं मात्रा के आधार पर 3 वर्गों की पहचान की। भूमि के आकार एवं मात्रा पर 3 वर्गों की पहचान की। पहला है धनी किसान, धनी किसान। उसको धनी किसान लिख के यहां लिख लीजिए, 15 एकड़ और उससे अधिक जमीन, मतलब जो 15 एकड़ या उससे अधिक जमीन है वो धनी किसान है, इनके डेविड हार्डीमैन के हिसाब से, उन्होंने अध्ययन किया और ये पाया। दूसरा लिखिए मध्यम किसान, मध्यम किसान। 3 एकड़ से ज्यादा और 15 एकड़ से कम, वो कौन है? मध्यम किसान। डैश देके लिख लीजिए, 3 एकड़ से ज्यादा और 15 एकड़ से कम, मतलब इसके बीच में, 3 और 15 के बीच में। तीसरा है दरिद्र किसान, दरिद्र किसान, 3 एकड़ से कम जमीन वाले किसान, 3 एकड़ से कम जमीन वाले किसान। धनी किसान, मध्यम किसान और दरिद्र किसान, 15 एकड़ या उससे ऊपर, 3 और 15 के बीच में और 3 एकड़ से कम वाले गरीब, दरिद्र किसान। ठीक है,
कुछ नाम लिख लीजिए जो इससे रिलेटेड हैं, जो कृषक समाज वगैरह में अध्ययन किए हैं। उनका नाम है रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। रुडोल्फ रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। ये लोग आएंगे बार बार, रटने की कोशिश मत कीजिएगा। ये सब मैंने लिखवाया ना, ये प्रकारवादी है, ये तो कंफ्यूज कर जाएंगे, रट नहीं पाइएगा। इतना नाम है, कैसे रट पाइएगा। रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी लिखिए। एंद्रे बेते, ये तो बड़े डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये एंद्रे बेते, ये तो सिलेबस में नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंद्रे बेते। बेते, बेते, TEI एल होता है, लेकिन इसको पढ़ते एंद्रे बेते हैं। एंद्रे बेते। हमजा अलवी। हमजा हमजा अलवी। रुद्रा एंड चंद्रा। रुद्रा एंड चंद्रा, ये मार्क्सवादी थे। मार्क्स मार्क्स मार्क्सिस्ट थे। मार्क्सवादी थे। जब देखिए ये मार्क्सवादी हो गए तो ये क्या करेंगे, दो पक्ष में ग्रामीण समाज को बांटेंगे, एक अमीर, दूसरा गरीब। जो भी आदमी मार्क्सवादी हो गया वो तो यही कहेगा ना, दो वर्ग में अमीर और गरीब है। तो समझने के लिए यही होता है, जब आप जानेंगे किसी भी समाजशास्त्री के बारे में कि उनका दृष्टिकोण क्या है, तो आप एग्जाम में गेस भी कर पाएंगे। ये मार्क्सवादी है तो ऐसे बोलेंगे, ठीक है। और इन सब का कॉमन है, ये लोग मार्क्सवादी नहीं थे। आगे लिखिए। सर ये लोग कौन थे? मतलब ये लोग, जो भी मैंने अभी तक वर्ग व्यवस्था जो कृषक समाज में बताया ना, तो इन लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इन लोगों को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, था बुक में तो मैं इन लोगों का नाम आपको लिखवा दिया। जैसे कभी कभी एग्जाम में ठीक है। पूछ लेता है ना, जैसे नोटबुक में रहेगा, आपको तो लगेगा कि हाँ अच्छा, रुद्रा चंद्रा, हमजा अलवी, ये लोग भी थे, राधा कमल मुखर्जी, इनका भी कृषक समाज पे ऐसे वर्गों पे अध्ययन है। लेकिन अब वो पढ़ाऊंगा तो ऐसे नेट पे पढ़ेंगे तो 2-3 साल लग जाएगा। लेकिन इन लोग का पूछता नहीं है, लेकिन इन लोग का भी नाम जानना चाहिए, ठीक है। ठीक है। कभी पूछ दिया तो नहीं बनेगा, तो मेरे से भी नहीं बनेगा, ठीक है। आगे लिखिए। भारत में जाति व्यवस्था। लिखिए, भारत में जाति व्यवस्था। कास्ट। कास्ट शब्द कैसे आया भारत में? ये कास्टा शब्द से आया है। कास्टा, ये किस देश, कौन से भाषा का शब्द है कास्टा? कोई भी लड़का एक हैंड रेज करके बताओ, या लड़की। देखिए, ये पूछता है कोई एक बच्चा। सर संस्कृत से। संस्कृत से कैसे आया? कास्टा संस्कृत शब्द है, बाहर से आया है ये। जाति में नहीं बोल रहा हूं मैं, कास्ट बोल रहा हूं। ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है, पोर्टुगल। लिखो, कास्टा यही बगल में दे दीजिए। पुर्तगाल, पुर्तगाली या पोर्टुगल लिखिए। ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ मतलब होता है प्योर रेस। वो इसलिए पूछता है क्योंकि देखिए, इंग्लिश में ज्यादातर शब्द लैटिन या ग्रीक से लिया गया है, लेकिन कुछ शब्द होते हैं जो दूसरे भाषा से भी लिया गया, इसलिए वो पूछता है।
ठीक है, इसलिए वो पूछता है। नहीं तो ऑप्शन में रहेगा लैटिन, ग्रीक, तो आपको क्या लगेगा कि अरे अब तक तो सर जितना बताया ये शब्द लैटिन से लिया गया, ये ग्रीक से लिया गया, लेकिन कास्टा नहीं लिया गया। अब मैंने ऐसे बोल दिया है तो आपको याद रहेगा। देखिए, जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण का एक स्वरूप है। जाति व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण का एक स्वरूप है जो मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप जो मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप और विशेषकर हिंदुओं में पाई जाती है, और विशेषकर हिंदुओं में पाई जाती है। आगे पैराग्राफ चेक करके लिखिए। जाति व्यवस्था मुख्य रूप से वर्ण व्यवस्था से निकली है। जाति व्यवस्था मुख्य रूप से वर्ण व्यवस्था से निकली है। आगे लिखिए, वर्ण व्यवस्था कहां से है इसका उत्पत्ति? बताइए रंजीत जी, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति। हाँ, जाति व्यवस्था मुख्य रूप से वर्ण व्यवस्था से निकली है सर, बतलाया गया अभी। ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूं सवाल कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कहां मिलता है? ये तो वैदिक काल में मिलता है। वैदिक काल में, चलो थोड़ा बहुत सही है, लेकिन यही पूछता है ये चीज। हमको लगा, देखिए ये था ना, बीए में आप लोग किए हैं तो ये सब चीज मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग जानिए। जी जी। लिखिए, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति सर्वप्रथम उत्पत्ति की चर्चा सर्वप्रथम ऋग्वेद के दसम मंडल पुरुष सूक्त श्लोक में मिलती है। ऋग्वेद के दसम मंडल पुरुष सूक्त श्लोक। अब मैंने ऋग्वेद तो पढ़ा नहीं है, बुक में लिखा था तो वहां से देख के आप लोगों को बताया, लेकिन ये पता होना चाहिए था, ऋग्वेद से ये निकला है। पुरुष सूक्त श्लोक में मिलती है, जिसके अनुसार हिंदू देवता ब्रह्मा के मुख भुजा जांघ और पैरों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति हुई है। मतलब मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, ये है ना, हाथ लड़ने के काम में आता है, तलवार चलाना, क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। इसका बहुत आलोचना भी है, लेकिन वो बाद में देखेंगे। ठीक है, उत्पत्ति हुई है, और इसी के अनुसार सामाजिक पदक्रम में इसका स्थान सुनिश्चित किया गया है।
सुनिश्चित किया गया है। जैसे मतलब जो मुख से है वो ऊपर है ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उससे नीचे वैश्य, और उससे नीचे शूद्र। पदक्रम मैंने पढ़ाया था ना, पदक्रम। आगे यस लिखिए, सर। नोट करके लिखिए। विश्व में जितने भी स्तरीकरण, ये सब पूछेगा नहीं, पूछेगा वही कहां से लिया गया है जाति और कास्टा का, पुर्तगाली भाषा से। यही दो चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा बहुत जानना चाहिए। लिखिए, विश्व में, जो मैं बोलूं इंपॉर्टेंट है, खैर सबको मैं बार बार बोल चुका हूं, कोई नया तो आज मुझे दिख नहीं रहा है, वहां पे मार्क कर लिया कीजिए। विश्व में जितने भी स्तरीकरण के, विश्व में जितने भी स्तरीकरण के स्वरूप हैं, विश्व में जितने भी स्तरीकरण के स्वरूप हैं, चाहे दास व्यवस्था, चाहे दास व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था, उस दिन पढ़ाया था मैंने, दास व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, नस्लीय भेदभाव, नस्लीय भेदभाव, जो गोरे काले का होता है ना, ब्लैक, नस्लीय भेदभाव, या जेंडर आधारित समानता, या जेंडर आधारित असमानता है, उन सबको मानव निर्मित व्यवस्था माना जाता है। उन सबको मानव निर्मित व्यवस्था माना जाता है। केवल वर्ण एवं जाति व्यवस्था ही, केवल वर्ण एवं जाति व्यवस्था ही ऐसी व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था है जिसकी उत्पत्ति, जिसकी उत्पत्ति को, जिसकी उत्पत्ति को दैवीय हस्तक्षेप माना गया है, जिसकी उत्पत्ति को दैवीय हस्तक्षेप माना गया है। ठीक है, मतलब देवताओं ने बनाया है ये, बाकी ऐसा माना गया है, लेकिन बाकी जितने भी स्तरीकरण है पूरे दुनिया में, उसको लोगों ने बनाया है। ठीक है, यस सर। अब कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कास्ट। लिखिए, जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत। जाति के की उत्पत्ति का सिद्धांत। पहला है पॉलिटिकल थ्योरी। इसको ब्राह्मणिकल थ्योरी भी कहते हैं। इसी को थोड़ा देख लीजिएगा इसको, ब्राह्मणिकल थ्योरी, ब्राह्मणिकल, पॉलिटिकल थ्योरी को ब्राह्मणिकल थ्योरी भी कहते हैं। राजनीतिक सिद्धांत, ब्राह्मणवादी सिद्धांत, जो लिखिए, पॉलिटिकल थ्योरी, ब्राह्मणिकल थ्योरी। ये बहुत पूछता है। एबे डुबोइस, एबे डुबोis इनका नाम है, साइलेंट रहता है, फ्रेंच आदमी थे। एबे, एबे डुबोइस, डुबोइस का स्पेलिंग, इसका नाम यही है, एबे डुबोis, लेकिन एस भी लगता है, एस बोला नहीं जाता। एबे डुबोis। इनके अनुसार, मतलब इनके अनुसार जाति व्यवस्था को, इनके अनुसार जाति व्यवस्था को ब्राह्मणों के, जाति व्यवस्था को, ये इसमें लिखिएगा इन्वर्टेड में, क्योंकि इन्होंने कहा है, कथन है ये, ब्राह्मणों के चतुर युक्ति का परिणाम, ब्राह्मणों के चतुर युक्ति का परिणाम। इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेन चाइल्ड ऑफ ब्राह्मणिकल माइंड, ब्रेन चाइल्ड, ब्रेन चाइल्ड ऑफ ब्राह्मणिकल,
ब्राह्मणिकल ब्रेन चाइल्ड ऑफ ब्राह्मणिकल माइंड। ब्राह्मणों के चतुर युक्ति का परिणाम, ब्रेन चाइल्ड ऑफ ब्राह्मणिकल माइंड, ये लाइन पूछेगा, ठीक है। किसने कहा है ऐसा? एबे डुबोis। या फिर पॉलिटिकल थ्योरी में किसका थ्योरी है, ऐसा नाम दे देगा 3-4, उसमें एबे डुबोis रहेगा तो एबे डुबोis मानना। या फिर एबे डुबोis क्वेश्चन में रहेंगे तो नीचे रहेगा कि इनका कौन सा थ्योरी है, पॉलिटिकल थ्योरी है, ऑक्यूपेशनल थ्योरी है, अभी पढ़ाऊंगा मैं। तो ऐसे करके ये पूछता है। लिखिए, इनके अनुसार ब्राह्मण अपनी श्रेष्ठता को, इनके अनुसार ब्राह्मण अपनी श्रेष्ठता को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए, लंबे समय तक बनाए रखने के लिए वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया, बनाए रखने के लिए वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया, जिसमें सभी विशेषाधिकार स्वयं के लिए सुनिश्चित कर लिया, जिसमें सभी विशेषाधिकार स्वयं के लिए मतलब अपने लिए सुनिश्चित कर लिया। इनका मानना है कि जो ब्राह्मण लोग हैं वो वही लोग बनाए हैं वर्ण व्यवस्था, और वो खुद के लिए बनाए हैं तो अपने आप को सबसे ऊपर रख लिए, और जो भी विशेषाधिकार है, जो अच्छे काम है वो अपने लिए रख लिए, बाकी सब काम लोगों में बांट दिए कि तुम ये करो, तुम वो करो। ऐसा एबे डुबोis मानते हैं, लेकिन इसका आलोचना भी है। समझ में आया? सुना भी होगा आप लोगों ने ये सब चीज, लेकिन देखिए इसका आलोचना है। लिखिए आलोचना, लिख लीजिए आलोचना, इसका आलोचना या क्रिटिसिज्म। आलोचक मानते हैं कि क्या ब्राह्मण इतने सामर्थ्यवान थे, सामर्थ्यवान मतलब धन और बल जिसके पास हो वो सामर्थ्यवान होता है। आलोचक मानते हैं कि क्या ब्राह्मण इतने सामर्थ्यवान थे कि उन्होंने अपनी श्रेष्ठता को दूसरों पर आरोपित कर दिया। उन्होंने अपनी श्रेष्ठता को दूसरों पर आरोपित कर दिया। आगे लिखिए, केवल चतुर युक्ति से यह संभव नहीं है। केवल, समझाता हूं मैं अभी, केवल चतुर युक्ति से यह संभव नहीं है। देखिए एबे डुबोis क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मण लोग बड़े चालाक थे, तो अपने आप को ऊपर रख लिया और अपने पास सारे विशेषाधिकार रख लिया और बड़े चालाक थे, तो ये कह रहा और लोगों को बेवकूफ बनाया। इसका आलोचना यही है कि किसी को कब तक बेवकूफ बना सकता है कोई? क्या ब्राह्मण मतलब इतने धन बल से श्रेष्ठ थे या इतने सामर्थ्यवान थे कि उन्होंने हजारों साल तक बेवकूफ बनाया? ये संभव नहीं है। किसी को कब तक आप बेवकूफ बना सकते हैं? एक बार दो बार बेवकूफ बनाएंगे, सामने वाला समझ जाएगा, तो ये गलत बात है। यही उसका आलोचना है, किसी को लंबे समय तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, आरोप्य केवल चतुर युक्ति से यह संभव नहीं है। आगे लिखिए, व्यवसायिक सिद्धांत। ये पॉलिटिकल थ्योरी था। आगे लिखिए व्यवसायिक सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्यूपेशनल थ्योरी, ऑक्यूपेशनल थ्योरी ये आपको हमेशा सुनने में मिलेगा। सत्संग वगैरह सुनेंगे ना, या टीवी में कोई बाबा लोग बोलते हैं, तो ये देखिए ऑक्यूपेशनल थ्योरी की बात करते हैं, लेकिन वो लोग ये थोड़ी बोलेंगे कि ये व्यवसायिक सिद्धांत है। वो लोग देखिए जाति के बारे में क्या बोलते हैं। देखिए व्यवसायिक सिद्धांत, ऑक्यूपेशनल, PATIO, ऑक्यूपेशनल थ्योरी। ये ऑक्यूपेशनल थ्योरी में सबसे पहला नाम आता है नेस्फील्ड का। ये बहुत बड़े समाजशास्त्री, इनका और भी कई सिद्धांत है। नेस्फील्ड, इनका कहना है कि जो आदमी जो काम को करने लगा, जैसे कोई दूध का काम करने लगा तो वो इस जाति का कहलाया, कोई लकड़ी का काम करने लगा, जिसका जो व्यवसाय था
वो उस जाति से पहचाना जाने लगा। जैसे लोहार लोहे का काम करने लगा, सोना इस तरीके से सोना बनाने वाला सोनार हो गया, ये वही कह रहे हैं। लेकिन इसका आलोचना बताता हूं। इनके अनुसार, देखिए इनके अनुसार जाति एक पेशागत समूह है। पेशा कहते नहीं, उसका पेशा है। जाति एक पेशागत समूह है। इनके अनुसार व्यावसायिक विभाजन, इनके अनुसार व्यावसायिक विभाजन ही जाति व्यवस्था के, व्यावसायिक विभाजन ही जाति व्यवस्था के उत्पत्ति का कारण है। सब अपना व्यवसाय करने लगा, कोई सोने का काम, लोहे का काम, इस तरीके से समाज बटा तो फिर सब जाति से कहलाने लगे। लेकिन देखिए इसका आलोचना इतना मजेदार है, मैंने बहुत बार लोगों के मुंह से सुना है, इस ऐसे जाति बना है। लेकिन इसका आलोचना लिखिए, दुनिया के सभी समाजों में, आलोचना इसका, दुनिया के सभी समाजों में व्यावसायिक समूह होते हैं। दुनिया के सभी समाजों में व्यावसायिक समूह होते हैं, परंतु वहां जाति व्यवस्था की उत्पत्ति क्यों नहीं हुई? परंतु वहां जाति व्यवस्था की उत्पत्ति क्यों नहीं हुई? कहने का मतलब है, जैसे आप, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं जो सोने का काम करता है, अपने यहाँ सोनार बोलते हैं, इंग्लिश में उसको गोल्ड स्मिथ बोलते हैं। लोहे का काम करने वाला लोहार, उसको बोलते हैं ब्लैक स्मिथ। ठीक है, तो कहा जाता है कि दुनिया में हर आदमी कोई ना, इतना सारा देश है, अमेरिका, इंग्लैंड, रसिया, मैक्सिको, वहां भी तो कोई सोने का, लोहे का काम, लकड़ी का काम, दूध का काम करता होगा ना। लेकिन वहां जाति व्यवस्था क्यों नहीं है? अगर व्यवसाय सही होता तो वहां भी जाति होता। जाति व्यवस्था सिर्फ भारत में ही क्यों है? समझे इसका आलोचना? ये उसका Yes, sir. आलोचना है कि जाति व्यवस्था केवल भारत में क्यों है। अमेरिका में भी तो कोई लोहे का काम करता होगा, उसको तो लोहार नहीं कहा जाता है। वहां भी तो कोई लकड़ी का काम करता होगा, उसको तो उस जाति से नहीं पहचानते। कोई दूध का काम अमेरिका में भी करता होगा, दूध बेचता होगा, लेकिन उसका तो कोई जाति नहीं है। क्यों नहीं है? तो ये ऑक्यूपेशन से नहीं होता, ये उसका आलोचना है। अरे बाप रे। चलिए आज क्लास को यहाँ ओवर करते हैं, फिर कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ठीक है, बाय। थैंक यू। समझ में आ रहा है जो मैंने पढ़ाया? आप लोगों को समझ में आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, Yes, तो sir. इसको रिवाइज करते रहिए। और जहां ये देखिए, ये मैं बार बार कहता हूँ, ये जो ऑक्यूपेशनल थ्योरी बताया, उसका आलोचना बताया, ये सब नहीं पूछेगा नेसफील्ड याद रखना है आपको। लेकिन कल को आपको पढ़ाना है तो ये सब चीज आना चाहिए। चलिए ठीक है, गुड नाइट। थैंक यू।